आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा मैग्निफिकेशन टॉपिक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? दरअसल ये बताता है कि हमारा इमेज कितना लार्जर, मतलब कितना गुना लार्जर बनने वाला है ऑब्जेक्ट से। दरअसल मैग्निफिकेशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं दी रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी size of object is called magnification। जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज को I कंसीडर कर लेते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को O कंसीडर कर लेते हैं, तो I अपन O के बराबर हमारा मैग्निफिकेशन होता है। अगर इसको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज के टर्म्स में बात करें, इसको मैं इसका जो रिलेशन आता है वो V अपन U के बराबर आता है। अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर के केस में माइनस V अपन U के बराबर आता था, लेकिन लेंस के केस में V अपन U के बराबर आएगा। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है जिसको हमें यूज करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? दरअसल ये फोकस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोकस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर ऑफ लेंस P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है 1/f के। कंडीशन ये है कि f मीटर में होना चाहिए, उस केस में हमारा पावर 1/f के बराबर होता है। अगर हमारा, और इसका जो यूनिट आता है वो आता है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर ऑफ लेंस अगर हमारा फोकस लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f लिखते हैं हम। 100 को डिवाइड करते हैं फोकस लेंथ से, अगर फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या आता है? डायोप्टर आता है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर मान लीजिए कोई लेंस है जिसकी फोकस है 2 सेंटीमीटर, उस केस में उसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? 100/2 डायोप्टर, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा? 100 रखना पड़ेगा, यानी कि इसका पावर क्या हो जाएगा? 50 डायोप्टर। और इसमें भी प्लस माइनस के का ध्यान दिया जाता है। पावर भी हमारे प्लस माइनस के साथ होते हैं। जैसे फोकस हमारा कॉन्वेक्स लेंस का प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। अगर फोकस हमारा, जैसे कि मान लीजिए कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है, तो उसका पावर भी क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा पावर की लेंसेज चाहिए होती है, बहुत ज्यादा पावर की लेंसेज चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि 2, 3 या 4 लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं, या बहुत सारी जगहों पे बहुत तरीके की लेंस चाहिए होती है, तो लेंस को हम कॉम्बिनेशन बना करके उसके फोकस लेंथ में भी हम फोकल लेंथ में भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम लेंस को कंबाइन करते हैं तो उस केस में फोकस भी चेंज हो जाता है। उसका हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। जैसे कि मैं आपके लिए बात करूं, जैसे कि मान लीजिए हमने 2 लेंसेज, 2 नहीं 3 लेंसेज हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा लेंस 1 है, ये हमारा लेंस 2 है, ये हमारा लेंस 3 है। इसका जो फोकस है वो f1 है, इसका जो फोकस है वो f2 है, इसका जो फोकस है वो f3 है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बाद इसका जो फाइनल फोकस निकल करके आएगा, रिजल्टेंट फोकस निकल करके आएगा, वो क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर। अगर इसका f1 फोकस है तो इसका पावर मैं P1 कंसीडर कर लूं, इसका पावर मैं P2 कंसीडर कर लूं, इसका पावर मैं P3 कंसीडर कर लेता हूं, तो मैं जानता हूं P1 इज इक्वल टू 1/f1 होता है, P2 इज इक्वल टू 1/f2 होता है, और P3 इज इक्वल टू 1/f3 होता है। अगर मैं टोटल पावर की बात करूं, पावर ऑफ लेंसेज की बात करूं, तो हम इसको क्या करते हैं? P इक्विवेलेंट जो होता है हमारा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होता है, P3 के बराबर होता है। इसीलिए अगर मैं फोकस में रिलेशन की बात करूंगा, इसका जो फाइनल फोकस आएगा वो इनवर्सली फोकस के क्या होगा? सम के बराबर होगा। यानी तीनों फोकस को इनवर्स करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 1/f के बराबर हो जाएगा, यानी फाइनल फोकस हमारी क्या हो जाएगी? f हो जाएगी। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से हमें क्वेश्चंस करने हैं, लगभग 30 to 33 क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होता है।
क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे जाते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हम बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, एक बार में हम उसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए ठीक है, देखते हैं। द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर इज। कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है, तो कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमें पता होना चाहिए। कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। तो इसका फोकस अगर नेगेटिव है और उसको कितना है 2 मीटर है, तो ये -2 मीटर इसकी फोकस की वैल्यू हो जाएगी। तो पावर इज इक्वल टू हम जानते हैं, अगर हमें मीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्टली 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, फोकस से तो हमें पावर निकल जाता है, तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि माइनस का 0.5 और इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। यानी कि जिस लेंस की बात कर रहा है उस लेंस का पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 डायोप्टर, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए कॉन्केव लेंस इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ए कॉन्केव लेंस इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमसे ये कहा गया है कि एक कॉन्केव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो एक कॉन्केव लेंस है जो कॉन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन में रखा गया है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ना हमें दिया हुआ है, यानी f1 दैट इज इक्वल टू, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है यानी कि +20 सेंटीमीटर, और दूसरे का फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। हमसे ये बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन वर्क्स एज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, यानी कि उसका फोकस ना पॉजिटिव है, और वो कितना है 50 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि फाइनली जो इक्विवेलेंट फोकस आ रहा है ना वो 50 सेंटीमीटर के बराबर है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। और हमसे कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, हमें पावर पूछा गया है कॉन्केव लेंस की। तो हम जानते हैं जो इक्विवेलेंट पावर होता है वो दोनों लेंस के पावर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/f1 के बराबर होता है। अगर हमारा f हमारा मीटर में हो और सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो चलो इसको 100/f1 के बराबर लिख लेते हैं, प्लस 100/f2 के बराबर ये हो जाएगा हमारा 100/f1। f1 कितना है, ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पर ये है, इसका P इक्विवेलेंट पूछा, किसका P इक्विवेलेंट पूछा गया है हमसे, हमसे फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का पावर पूछा गया है। ठीक है, ये 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में दिया गया है ना, ठीक है, तो इसको 100 कर लेते हैं। ये हमारा 100 है, ये भी हमारा 100 है, ये भी हमारा 100 है। f1 तो हमें दिया गया है, लेकिन हमें f2 कैलकुलेट करना है, और f इक्विवेलेंट भी दिया गया है, f इक्विवेलेंट दिया गया है और f1 दिया गया है। हमें अगर f2 मिल जाता है तो p2 मिल जाएगा हमारा। हमें पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ही फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली p2 ही फाइंड आउट करना है। तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली P2 लिख सकते हैं। तो यहां से मैं देख रहा हूं P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 100/f इक्विवेलेंट माइनस 1/f1 दैट इज इक्वल टू 100/, ये बताइए f इक्विवेलेंट कितना है, 50 है, तो 50 माइनस 100, ये भी 100 हो जाएगा 100/, क्योंकि f1 भी हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है 20। ठीक है, तो P2 हमारा क्या हो गया, P2 इज इक्वल टू 100/50 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 100/20 दैट इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। अब ये जो हमने 100 सेंटीमीटर में कराया, तो इसका जो यूनिट आएगा वो डायोप्टर आ जाएगा, यानी कि जो हमारा सेकंड लेंस है यानी कॉन्केव लेंस है उसका जो पावर आने वाला है वो -3 डायोप्टर आने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक तो हमने टॉपिक के क्वेश्चंस करे, जिस टॉपिक को हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस करे, और लगभग हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद से हम अप्रोक्सीमेटली 23 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 23 या 21 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर JMI और प्रीवियस ईयर AMU 11th एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और ये हम इतना कर लेते हैं, इतनी क्वेश्चंस की सीरीज हम कर लेते हैं, तो इतना समझ जाइए आपका अच्छे से मतलब अप्रोक्सीमेटली सारे तरीके के क्वेश्चंस आप कवर कर लिए रहेंगे ये वीडियो सीरीज कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, और ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा गया है, ये मैंने बस 2 ही बार मेंशन करा हुआ है, जो कि लास्ट बार पूछा गया था 22-23 में, एएमयू के एग्जाम में भी पूछा गया है और जेएमआई के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये इसके पहले भी बहुत सारे बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद ही कर लो तो बहुत बेटर है, कभी भी पूछ सकता है, कोई मतलब अंदाजा नहीं है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, फाइनल समझ जाओ इसका आंसर क्या है, ये क्यों होता है। अगर ए ऑप्शन की बात करूं, द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, ग्रेजुअल चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर एट एवरी मोमेंट। यहां पर ना तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यहां पर तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि तीनों एक ही चीज को बता रहे हैं, तीनों एक ही चीज को बता रहा है। जो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मैंने शुरू में ही बताया था, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसका होता है वो लगातार चेंज होता रहता है पोजीशन टू पोजीशन, जिसकी वजह से लगातार हमारा क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। और बीच में एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या होता है कि बहुत सारी लाइट हमारे पास नहीं पहुंच पाती, बहुत सारी लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी भी हमारे पास कम पहुंच रही होती है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है, यानी कि हमें डी ऑप्शन में दिया गया है ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर द दैट क्वेश्चन, ठीक है ना, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी करना है, क्योंकि थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है तो रटना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, एक कौन के अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस मतलब जेएमआई के प्रीवियस ईयर का, जो कि एएमयू 2022-23 में पूछा गया है। जेएमआई और एएमयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो एएमयू 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर होगी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि एंड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है, फोन कंसीडर कर लेता हूं f2, उसकी फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इसका पावर, इसके कॉम्बिनेशन का पावर पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन का जो पावर होता है वो दोनों लेंसेज के पावर के सम के बराबर होता है, और दोनों हम जानते हैं कि अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 100/f, तो 100/f1 प्लस 100/f2, 100/f1 की जगह पे कितना है माइनस का 25 प्लस 100/f2 की जगह पे कितना है प्लस का 20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 और 20 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 25 4 जा, यानी कि यहाँ पर ये 400 होने वाला, -400 प्लस का 500, यानी कि 100/100, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लस का 1 डायोप्टर, ठीक है ना, प्लस का 1 डायोप्टर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास एयर सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज 1, द रे विल, हमसे ये कह रहा है कि ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर एक लाइट हमारी क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है, और जो ना उसकी सरफेस, जिस सरफेस पे ये टकराने वाली है, जहां से ये इमर्ज होकर के बाहर निकलने वाली है, उसका इंसिडेंस एंगल दिया गया है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1/√2 दिया गया है। और हमसे ये बोला जा रहा है कि ये एयर, बाहर जो मीडियम है वो एयर है, एयर में प्रवेश करने वाली है, तो जाहिर सी बात है अगर ये इसका इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री है तो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। हमसे क्या पूछा गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज 1, द रे विल बी इमर्ज इनटू द एयर विदाउट एनी डेविएशन। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, जाहिर सी बात है कि तो मीडियम चेंज होगा तो डेविएशन तो होना ही है। बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास, हाँ ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका बी उसके बाद से सी ऑप्शन है बी ऑब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, ठीक है, एब्जॉर्ब तो होता है, बहुत कम लाइट होती है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। डी ऑप्शन दिया गया इमर्ज इनटू द एयर विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल का सवाल है। क्रिटिकल एंगल जो मैंने आपको पढ़ाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो क्रिटिकल एंगल आपको पता करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया गया है, तो यहां से √2 इज इक्वल टू 1/sin IC,
यानी कि साइन IC इज इक्वल टू 1/√2 और साइन में 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन का 45 डिग्री, यानी कि IC इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी IC हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। तो ये जो हमारा कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब इस √2 जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, अगर किसी भी स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। और हमसे ये भी बोला गया है कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल है वो 45 डिग्री है, यानी कि जो लाइट इमर्ज हो रही है ना वो क्या होगी, ये नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, यानी कि जो हमारा इंटरफेस होगा, इंटरफेस के ही अलोंग वो मूव कर जाएगी। तो हमारा ये जो डी ऑप्शन बोला गया है, इमर्ज इनटू द एयर विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू द 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि इंसिडेंस एंगल जो है हमारा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट जिसको आता होगा वो ये क्वेश्चन कर पाएगा और जिसको नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएगा। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड द वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इन मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना सिंपल सा याद रखो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज इक्वल टू n2/n1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अगर हमारा पहला मीडियम एयर हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो वैसे ही आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। ये ऐसे आप याद रख लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, यानी कि n1/n2 की अगर मैं बात करूं तो वो v2/v1 के बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो पहले मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको मैं v1 कंसीडर कर लेता हूं और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को v2 कंसीडर कर लेता हूं। तो इन चारों क्वांटिटीज में रिलेशन होती है हमारे पास n1/n2 दैट इज इक्वल टू v2/v1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या दिया गया है, हमसे ये बोला गया है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड दिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ रहा है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, इस फॉर्मूला ये लगा सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के बाद क्या है, ग्लास, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए ऊपर लिखवाया हूं मैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3 यानी कि 9/8। वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें चाहिए तो 9/8 ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू वेलोसिटी कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2 से ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8 पॉइंट, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होगा वो कितना होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4 diopter is brought in contact with a concave lens of power -2 diopter. The power of the lens combination is, जाहिर सी बात है कि जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं उसका P इक्विवेलेंट जो होता है वो P1 + P2 के बराबर होता है विद साइन। P1 हमारा कितना है 4 डायोप्टर है और P2 हमारा कितना है -2 डायोप्टर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डायोप्टर आ जाएगा, प्लस का 2 डायोप्टर इज द फाइनल आंसर। बस आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको लोगों को पता होगा तो कर सकते हो आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए ठीक है, ये नीचे नहीं आ रहा, इसको इधर कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर लाइट ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर लाइट ऑफ, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपकी वेवलेंथ वाली।
ठीक है। वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर नहीं होगी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि रेड विब्ग्योर, ठीक है, इधर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है, यानी रेड लाइट की ना वेवलेंथ ना सबसे ज्यादा होती है और जो हमारा वायलेट होता है उसकी वेवलेंथ ना सबसे कम होती है। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। तो हमसे क्या पूछा गया, द मैक्सिमम फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होना चाहिए यानी वेवलेंथ कम होना चाहिए, यानी कि वायलेट ऐसा कलर है जिसके लिए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। अबे यार कितना फालतू क्वेश्चन ये, ठीक है। ए ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्काई इन द वाटर, बिल्कुल गलत। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये डी ऑप्शन इज द डी ऑप्शन भी गलत है हमारा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अंदर जो हमारे अंदर से हम किसी चीज को देख रहे हैं और बाहर से लाइट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, हम मतलब अंदर है, पानी के अंदर है और हम देख रहे हैं ना, तो हमें नीचे से ना जो कलर दिखाई देता है वाटर का, वो वाटर का कलर ना ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ना ऊपर से जो व्हाइट लाइट जा रही होती है उसमें 7 कलर होते हैं और वो सारे के सारे कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वही लाइट, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वही लाइट हमारे सबसे नीचे तक पहुंच पाती है, इसीलिए वाटर का जो कलर होता है ना वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर हो जाते हैं, लाइट हमारे बिखर जाते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए स्फेरिकल लेंस each have a focal length of -10 centimeter, the mirror and the lens are likely to be, ठीक है ना, बहुत ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। जो हमारा, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो दोनों कॉन्वेक्स होने चाहिए, उस केस में पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर -10 सेंटीमीटर है यानी कि दोनों कॉन्केव है, ठीक है ना। कलर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। दोनों क्या है हमारे, दोनों कॉन्केव है, तो बोथ आर कॉन्केव। अगर हमारे दोनों फोकल लेंथ नेगेटिव है तो बोथ आर कॉन्केव इज द राइट आंसर। A magnified real image is formed by a convex lens when the object is at. A magnified real image is formed by a convex lens. Magnified real image is formed by a convex lens when the object is at focus. ठीक है, हमने देखा था अगर फोकस पर, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो उससे क्या हुआ था, जो हमारी रे लाइट गई थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो गई थी और रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था और बहुत बड़े इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। हमसे ये पूछा जा रहा है मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ा, और दूसरी चीज कॉन्वेक्स लेंस भी दिया गया है और रियल इमेज भी बन रहा है और मैग्नीफाइड यानी बहुत बड़ा इमेज भी बन रहा है, यानी कि फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो मैग्नीफाइड और रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f के बीच में भी रखा जाता है तो रियल और मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है ना। बिटवीन f, ये 2f है, यहाँ पर भी अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इससे बड़े इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, तो बिटवीन f एंड 2f भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो क्या मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा। 2f पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैग्नीफाइड नहीं होता है, वो मैग्नीफाइड नहीं होता, वो इक्वल इमेज का फॉर्मेशन होता है। रियल इमेज का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन इक्वल इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो मैग्नीफाइड के लिए ये दोनों केस सही है, यानी कि डी ऑप्शन में दिया गया बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बेंडिंग ऑफ पार्टली इमर्स्ड पेंसिल इन वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अभी तो हमने पढ़ा ये चीज, आगे बढ़ते हैं। टू थिन लेंसेज, यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिख दी गई हैं, अब इसको देखते चलिएगा, ये JMI 2021-22 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
two thin lenses of power plus 10 diopter minus 2 diopter are placed in contact, the focal length of the combination is, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा P इक्विवेलेंट होता है वो P1 प्लस P2 के बराबर होता है विद साइन, तो 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8 डायोप्टर, और फोकल लेंथ हम जानते हैं 1 अपॉन पावर होता है, और ये किस में आता है, मीटर में आता है। जब ये 1 अपॉन पावर डायरेक्टली लिखेंगे यानी कि 1 अपॉन 8 मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 100 अपॉन 8 सेंटीमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, प्लस का 12.5 सेंटीमीटर आएगा ना, 10 माइनस 2, ठीक है, प्लस में आ रहा है, प्लस का 12.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द हायर द फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे स्पीड ऑफ जो लाइट होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां से स्पीड ऑफ लाइट अगर कांस्टेंट हो गई तो c अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, c अपॉन लैम्डा, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे होने का मतलब क्या है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि द हायर द फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है ना, शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड सेम साइज, ठीक है। पहले बात तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ना मैक्सिमम केसेस में केवल एक केस को छोड़ करके हमेशा रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और एक केस ऐसा होता है जिसमें फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस केस में हमारे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वो जो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, यानी कि मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज्ड इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। फोकस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी जाकर के रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहां पर, फोकस पर, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट के लिए इनमें से कौन सा ऐसा लेंस या मिरर है जो रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज की बात करूं तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव मिरर है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया। कॉनकेव लेंस दिया गया जो कि इनकरेक्ट है, प्लेन हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन देता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन देता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर ही ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो रियल इमेज का फॉर्मेशन देता है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास विल बी। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन पता होगा तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी, हमसे पूछा जा रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें पता होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा, c/n हो जाएगा। c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू 1.5 दिया गया है, 1.5 से 3 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 जो कि JMI 2019-20 की एग्जाम में पूछा गया है। लगातार कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो भी एक सीरीज में दिए हुए थे, और चारों के चारों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 17 क्वेश्चन है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबको याद होना चाहिए ये चीज, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा जो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज गिव्स ए रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज गिव्स ए रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द फोकस, ठीक है। मैंने ये चीज बार बार रिपीट करी है कि जब भी हम
ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने फोकस के पहले रखते हैं ना, तो हमेशा रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। केवल एक ही केस ऐसा होता है जिसमें फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बियॉन्ड दी फोकस। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद से 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस यूज्ड इज। माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है, छोटी चीजों को बड़ा करने के देखने के लिए। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के केस में हमने देखा था कि हमेशा छोटे इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है जिससे हम छोटे और बड़े दोनों तरीके के इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करेंगे। किसका हम यूज करेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसमें, माइक्रोस्कोप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव लेंस इज, ठीक है ना, ऑलवेज वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड, ऑलवेज वर्चुअल एंड रिड्यूस्ड इन साइज, ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल। रियल तो कभी होता ही नहीं है, और बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर रखा है। इस चीज के बारे में सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, द पावर ऑफ द लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, द पावर ऑफ द लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। बिल्कुल गलत, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन दिया गया है, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव। ये गलत है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये सारी चीजें ना हम लोगों को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो हमें मेन फोकस किस पे करना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पे करने चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि हमें अंदाजा हो जाए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस सीरीज में जो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की सीरीज में हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करे, 12 क्वेश्चंस तो हमने टॉपिक के बेसिस पे करे, और 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने टोटल 33 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, और इतने क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस के लिए काफी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर